वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यू मॉडल पेपर है 2023 की परीक्षाओं के लिए मध्यकालीन इतिहास का। ये हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया के बारे में आपको पढ़ना होता है जब आप बीए सेकंड सेमेस्टर में होते हैं और इतिहास आप पढ़ते हैं। तो अगर आप केवल इतिहास, एक होता है प्राचीन इतिहास, एक होता है इतिहास। इतिहास का मतलब जो मध्यकालीन इतिहास पहले कहते थे आप, तो मध्यकालीन इतिहास यानी जिसमें केवल हिस्ट्री, यानी कि आपको बता दूं जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, उसमें जैसे लिखा रहता है HIS 104, HIS 105, ठीक है। तो 104 और 105 दोनों पेपर को इसमें समाहित करके मैं बता रहा हूं। और बाकी विश्वविद्यालयों में एक ही पेपर होता है, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, 1206 से लेकर के 1757 एक ही में। लेकिन इसमें क्या होगा, 1206 से लेकर के 1526 तक होगा और 1526 से 1757 तक होगा। क्योंकि 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और 1526 में फिर मुगल वंश की स्थापना होती है। तो एक पेपर में आप मुगल वंश के बारे में पढ़ते हैं और एक पेपर में आप दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। 1526 में आपको पता होगा पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, बाबर जो है विजयी होता है, इब्राहिम लोदी की पराजित होती है और लोदी वंश की एक प्रकार से वहीं से पतन, मतलब लोदी वंश वहीं से ख़त्म हो जाता है, मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। बाबर आता है, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद में आप देखते हैं अकबर आता है, शेरशाह सूरी भी बीच में रहा हुमायूं को पराजित करने के बाद में। फिर अकबर आता है, अकबर हेमू से लड़ता है, द्वितीय पानीपत का युद्ध होता है 1556 में। इसी प्रकार से आगे बढ़ता है, तृतीय पानीपत का युद्ध होता है हमेशा अब्दाली के बीच में। तो इन्हीं सभी के बारे में आपको पढ़ना होता है मुगल काल में। और मुगल काल में 1757 तक, जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है। और बीच में आपको वीर शिवाजी के बारे में भी पढ़ देना है, मराठाओं के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको इतिहास पढ़ना होता है जब आप बीए सेकंड सेमेस्टर में होते हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों वीडियोस को एक ही वीडियो, मतलब कि एक ही में, मतलब दोनों पेपर को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप लोगों को भटकने की आवश्यकता ना पड़े। इसी वीडियो को आप 2 बार देख लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। बीए सेकंड सेमेस्टर का ये मॉडल पेपर है और आपकी परीक्षाओं के लिए, जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होने वाली, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने केवल लिखा है कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जबकि इसमें आप लगभग 120 से 130 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का सामना करेंगे। आपको बता दूं इससे पहले 2022 वाला जो मॉडल पेपर है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग सर्च करके उसको देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा जो हमारा दूसरा चैनल है बीए क्रैकर, उस पर आप चले जाइएगा। बीए क्रैकर पर प्लेलिस्ट है और उसी प्लेलिस्ट में आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी जो कि 2022 में हमने क्लास दी थी, बिल्कुल फ्री में। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा हर एक सब्जेक्ट की वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। चले, अब प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, सल्तनत काल का प्रथम मकबरा किसे माना जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो सल्तनत काल का जो प्रथम मकबरा है वो किसे माना जाता है भैया? नसीरुद्दीन का मकबरा या सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है वो खास करके प्रथम मकबरा है सल्तनत काल का। ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा, जिन्होंने ए लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न, तुगलक काल की किस इमारत को धर्मनिरपेक्ष इमारत कहा जाता है? गयासुद्दीन के मकबरे को, शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे को, या बारह खंबा भवन को, या फिर उपरोक्त सभी को? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो तुगलक काल की जो है, जो बारह खंबा भवन है, इसी इमारत को धर्मनिरपेक्ष इमारत कहा जाता है, बारह खंबा भवन। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गा ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखिएगा, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का जो मकबरा है, देखिए, सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, या बलबन का मकबरा, या अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, या कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा। तो शुद्ध इस्लामी शैली में जो निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा है? बताएं, पर्सी ब्राउन, मार्शल, या ईश्वरी प्रसाद, या डॉक्टर स्मिथ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्शल महोदय ने कहा, अलाउद्दीन के द्वारा जो अलाई दरवाज़ा बनवाया गया था उसको कहा कि ये स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा है, मार्शल ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं मार्शल। तो मैं खा को बी बोलूँगा, मैं एक बार बता दूँ, जैसे का जो है वो ए बोलूँगा, खा को बी बोल सकता हूँ, गा को सी भी निकल सकता है, और डी के लिए घा निकल, मतलब कि घा के लिए डी निकल सकता है। तो ए बी सी डी भी आप निकल सकता है। तो ए माने का, इस प्रकार से आप जान लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो बाद में कहे सर जी आप ए बोल रहे, वहाँ पर खा मतलब का लिखा हुआ है, तो का माने एक ए, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पूर्ण इस्लामी परंपरा के अंतर्गत निर्मित जमात खां मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो जमात खां जो मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी में दिए हैं, यानी गा में अलाउद्दीन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्न निर्माण कार्यों को काल क्रमानुसार सजाइए। तो कुतुब मीनार, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, आदिल शाह का किला और ऊखा मस्जिद। तो देखिए सबसे पहले हम सजाएंगे किसको भाई, सबसे पहले अपन हम लोग रखेंगे किसको, सबसे पहले जो रखेंगे वो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद को रखेंगे, 2 नंबर वाला। सबसे पहले 2 नंबर में ये है, ये है, ये है। पहला ऑप्शन वैसे मतलब कि घा ऑप्शन आपका गलत हो गया वैसे। दूसरे नंबर पर आपका कौन बना है भाई, दूसरे नंबर पर बना है आपका जो कुतुब मीनार जो है दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कुतुब मीनार यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन लगाएंगे, तो फर्स्ट यहाँ पर लगा है, फर्स्ट यहाँ पर लगा, यानी कि आपका गा वाला आंसर बिल्कुल गलत है। अब देखिए, अब एक आपको पता करना, उसके बाद में आप पता कर पाएंगे। जो तीसरा है वो आपका जो बना है अलाई दरवाज़ा, इसके बाद में बना है, तो तीसरा पे तीसरा ही लग जाएगा। तो तीसरा इसमें दिया है और तीसरा इसमें नहीं दिया है। देखिए इसमें 5वां दिया, तो ये भी गलत हो गया, यानी ऑटोमेटिक आपका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर 4 फिर 5, तो ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पर देखिएगा, भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है, बताएं सभी लोग फटाफट से। भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है भैया, तो भारत का तूतीय हिंद अमीर खुसरो जी को कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, सैयद वंश की स्थापना किसने करी। तो क्विक रिवीजन हेतु इस वीडियो को आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस प्रकार से वीडियो आपको बता दूं कि कहीं पर पूरे यूट्यूब पर आपको किसी की वीडियोज़ ऐसी नहीं मिलेंगी कि मेरे तरीके से आपको, या फिर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस प्रकार से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, एक ही वीडियो में सब कुछ बता देता हूँ, इस प्रकार से आपको कहीं पर निष्पक्ष भाव से पढ़ाई नहीं दिखेगी। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। परीक्षा के अंत समय तक आपकी परीक्षा कल परसों लगी हुई दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से लेकर के अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो रही हैं, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सैयद वंश की स्थापना किसने करी थी भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी कह रहे हैं, खिलजी खां इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास करें, बहुत बढ़िया आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था भाई, फटाफट से बताएं। लोदी वंश का संस्थापक सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, महमूद लोदी। तो लोदी वंश का संस्थापक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के गा ऑप्शन इज राइट आंसर, बहलोल लोदी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की है। सिकंदर लोदी, खिलजी खां, बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक। आगरा शहर की स्थापना किसने करी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2022 में ये प्रश्न कई विश्वविद्यालय में पूछा भी गया है। तो आगरा शहर की स्थापना किसने करी है, सिकंदर लोदी ने करी है। आपको बता दूं, लोदी वंश का संस्थापक, सैयद वंश का संस्थापक, खिलजी वंश का, सभी वंश के संस्थापकों के नाम और उनके प्रथम और जो पावरफुल लीडर है उनके नाम आप जरूर याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बंगाल को लखनौती, सोनार गांव एवं संत गांव में विभाजित किया है। तो किस शासक ने किया ऐसा भाई, उस करने वाले विद्वान है गियासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर का में दिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखेंगे। प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले, बात ध्यान रखिएगा। देखिए प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन को। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहा गया है। तो ये कहा गया किसको भाई, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का मोहम्मद बिन तुगलक इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता के भारत आगमन के समय दिल्ली में किस सुल्तान का शासन था। तो जब 1333 में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आगमन हुआ था उसका, तो दिल्ली में उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न पूछा गया, मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। तो मोहम्मद बिन तुगलक में जो असत्य है क्या है, देखिए दुआब में कर वृद्धि करी थी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किया था, राजधानी का दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी में यानी दक्षिण में स्थानांतरण भी किया था, और ये तीनों इसके प्रयास विफल भी रहे थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घा। दीवाने मुस्त खराज विभाग की स्थापना इन्होंने नहीं करी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पागल एवं सन की तानाशाह भी इसको कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हुनूस दिल्ली दूरस्थ अब दिल्ली दूर नहीं है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है भाई, निज़ामुद्दीन औलिया का। ऑप्शन नंबर गा में लिखा है, गा में निज़ामुद्दीन औलिया करेक्ट आंसर है। मोट की मस्जिद का निर्माण किस लोधी शासक ने करवाया था।
तो जो मोट की मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, इसी प्रकार से वीडियोस आपके समक्ष आते रहेंगे। इस वीडियो को 2 बार आप देखिएगा। अगला प्रश्न, सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया? सबसे पहले सिंचाई कर जो सल्तनत काल के शासक ने लगाया था वो है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर घ में दिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किस सुल्तान ने लगाया था? जजिया कर लगाने वाला जो सुल्तान है खास करके ब्राह्मणों पर वो फिरोज तुगलक ही है। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कश्मीर के किस शासक ने 14वीं शताब्दी में जजिया कर लगाया? तो कश्मीर के किस शासक ने 14वीं शताब्दी में जजिया कर लगाया था भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 14वीं शताब्दी में सुल्तान सिकंदर ने लगवाया था। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से किसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी? किन किन नगरों की? देखिए, फिरोज शाह तुगलक की अगर बात की जाए तो जौनपुर की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। इसके अलावा हिसार की स्थापना भी करी गई थी। तुगलकाबाद की स्थापना तुगलकाबाद में फिरोजाबाद की स्थापना करी गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसकी? फिरोजाबाद की और फतेहाबाद की भी स्थापना इसके द्वारा की गई थी। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा। तो इसमें करेक्ट आंसर देखिए, पहला जिसमें है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला इसमें है, बिल्कुल ये करेक्ट है। पहला इसमें नहीं, ये गलत हो गया। तो पहला इसमें और इसमें है। दूसरा देखिए तीसरा आप देखिएगा, तीसरा इसमें है, बाकी किसी में आपका तीसरा नहीं दिख रहा है। इसमें भी तीसरा, चलो ये भी मान लेते हैं। फिर चौथा फिरोजपुर की स्थापना की, बिल्कुल फिरोजपुर की भी स्थापना करी थी फिरोज शाह तुगलक ने, तो ये भी होगा। चौथा भी इसमें है, चौथा इसमें भी, ये भी ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें दूसरा नहीं है, तो यही गलत होगा, ये भी, और ये तो गलत है ही आपका। तो ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, का ऑप्शन यानी का में जितने दिए गए पहला, तीसरा, चौथा, छठवां और सातवां, इन सभी नगरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश के शासकों को काल क्रमानुसार सजाइए। तुगलक वंश के शासकों की अगर बात की, सबसे पहले शासक कौन है भाई? सबसे पहले शासक आते हैं गियासुद्दीन तुगलक। फिर उसके बाद में शासन आता है मोहम्मद शाह तुगलक का, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक के बाद में कौन आता है? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी सबसे पहले 3 नंबर, फिर 1 नंबर। ठीक है, ऑप्शन में मिलेगा तो। फिर उसके बाद में कौन आएगा? फिर उसके बाद में आएंगे फिरोज शाह तुगलक दूसरे नंबर वाले। फिर उसके बाद में आएंगे कौन भाई? फिर उसके बाद में आएंगे शहजादा मोहम्मद शाह, तो ऑप्शन नंबर 4 लिख देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद में फिर आएंगे कौन? तुगलक शाह, यानी 5वें नंबर वाले। फिर 5वें नंबर तुगलक शाह। फिर उसके बाद में आएंगे 6ठे नंबर वाले नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। उसके बाद में फिर 7वें हुमायूं, तो दूसरे काल के, मतलब हुमायूं जो है खास करके आपको पता होगा कि ये मुगल काल के हैं, तो यहाँ पर 7वें नंबर पर आप रख सकते हैं, कर दिया गया है इसमें, बाकी इनका कोई मतलब नहीं यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप लग सकते हैं इसमें। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। और परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको बताऊं, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और इसी प्रकार से आप लोग लगातार अगर देखते रहेंगे वीडियो को तो निश्चित तौर पर आप आसानी से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी भैया? सभी को पता होगा 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर खा में दिया है दिल्ली सल्तनत, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी। ठीक है, 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की जो क्या हुई थी भाई? दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, आप सभी को पता होगा कब हुई थी? 1206 में। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सीपित राजवंश के इतिहासकारों ने कई नाम दिए हैं, निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है? गुलाम वंश, आरंभिक तुर्क सुल्तान, या तर्क ममलूक, या इलबारी वंश? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सीपित राजवंश के इतिहासकारों ने कई नाम दिए हैं, उनमें से सर्वाधिक उपयुक्त जो नाम है आरंभिक तुर्क सुल्तान। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस तरह से हुई थी? तो घोड़े से गिर करके पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, यस्मिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमकिन की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने ग्रहण करी थी? ये उपाधि किसने धारण करी थी भैया? यस्मिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमकिन, इतनी लंबी चौड़ी जो उपाधि थी वो धारण करने वाला जो शासक है वो है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई? तो इसने जो है लाहौर अपनी राजधानी बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो गई थी पोलो खेलते समय। उसके बाद में आराम सा गद्दी पर बैठता है, फिर इल्तुतमिश आता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रारंभिक तुर्क या आदि तुर्क शासकों में
किसे उसकी उदारता के कारण लाख बकस कहा जाता है? तो लाख बकस जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्न में से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण नहीं करवाया था भैया? अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। बाकी कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था इसने। 2.5 दिन का झोपड़ा का भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन खिलजी, बाकी तीनों कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इनमें से कोई भी प्रश्न आपसे बन सकता है कि कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ करवाया, या 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने किया? तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया। अच्छा, मैं बता दूं कि ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट ही है जो मैंने मॉडल पेपर में रखे हैं, तो आप इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न छोड़िएगा मत। और आप परीक्षा देने जाइएगा, एकदम से चुटकियों में आप परीक्षा के उत्तर कर पाएंगे। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर जो बैठा था वो कौन बैठा था? आराम शाह बैठा था। फिर उसके बाद में इल्तुतमिश आया था। तो ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग इल्तुतमिश डायरेक्ट मार देते हैं, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर आराम शाह बैठा था। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, इल्तुतमिश को दिल्ली का तख्त कैसे मिला? तो इल्तुतमिश को दिल्ली का तख्त मिला था, दिल्ली के तुर्क अमीरों और सैनिक अधिकारियों ने उनका चुनाव सुल्तान पद के लिए किया था, इसीलिए इल्तुतमिश जो है दिल्ली की गद्दी के तख्त पर बैठा था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सुल्तान चुने जाने के लिए इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक माना। किसने माना भैया? तो सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक मानते हैं बदायूं। ऑप्शन नंबर खा में दिए बदायूं करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग फटाफट से। प्रश्न है, खानवा का युद्ध 1527 में जो हुआ था किसके बीच में हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, या बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, आपको पता होगा। बाबर और राणा सांगा के बीच, बिल्कुल ठीक करेक्ट आंसर, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, प्रश्न है, नुसरत शाह ने किस युद्ध के अंतर्गत बाबर के शत्रुओं को शरण न देना स्वीकार किया था? नुसरत शाह ने घाघरा के युद्ध में उसी युद्ध के अंतर्गत, घाघरा के युद्ध के अंतर्गत बाबर के शत्रुओं को शरण नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर इसका गा लगाएंगे, घाघरा के युद्ध में, गा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बाबर की तुजुक बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में तुजुक बाबरी। ऑप्शन नंबर का में दिया तुर्की भाषा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? देखिए, अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था वो जॉन लेडेन महोदय ने किया था 1810 ईस्वी में, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक डी ऑप्शन में, या फिर एक प्रकार से आप लगा सकते हैं, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था जॉन लेडेन महोदय ने। किसने? जॉन लेडेन महोदय ने। वहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जॉन लेडेन महोदय ने किया था 1810 ईस्वी में। ओके, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न, हुमायूं मेरे आदेश का सारांश यह है कि अपने भाइयों के साथ कोई बुराई मत करना, चाहे वह इसके योग्य ही हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन बाबर ने कहा था अपने बच्चों से, चूँकि बाबर के 4 लड़के थे, हुमायूं सबसे बड़ा था। ठीक है, उसके अलावा कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये 3 थे। तो बाबर ने कहा था हुमायूं से कि हुमायूं जो है, मेरे आदेश का सारांश ये है कि अपने भाइयों के साथ कोई बुराई मत करना, चाहे वो बुराई करने की योग्य ही हो। इसीलिए आप देखते हैं हुमायूं लड़खड़ा गया, हुमायूं का जीवन लड़खड़ाते हुए रहा, लड़खड़ाते हुए हुआ, और जीवन की एक प्रकार से गति तो उसकी लड़खड़ाते हुई हुई, लेकिन मृत्यु भी उसकी सीढ़ियों से गिरते हुए नहीं, लड़खड़ाते हुई ही हुई। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, शेर शाह की उपाधि शेर खां को किस युद्ध में मिली थी? तो शेर खां को शेर शाह की जो उपाधि मिली थी शेर शाह की, वो चौसा के युद्ध में मिली थी। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो यह कथन शेर शाह का ही था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब 1540 ईस्वी में शेर शाह का राज्याभिषेक हुआ था तब वह कितने वर्ष का था?
तो 1540 में जब शेर शाह का राज्याभिषेक हुआ था तो मात्र 68 साल का वो था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी घा ऑप्शन। अगला प्रश्न, शेर शाह की किस विजय को उसके चरित्र पर धब्बा माना जाता है? तो रायसेन किले पर जो विजय प्राप्त करी थी उसको धब्बा माना था, जो कि गलत तरीके से किया गया था। एक प्रकार से अपनी वचन दे दिया था कि मैं कुछ करूंगा नहीं, सारी चीज़ें हो गई थी, बाद में आकर के फिर धोखेधड़ी करता है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शेर शाह की अंतिम विजय कौन सी थी भाई? शेर शाह सूरी की जो अंतिम विजय थी वो कालिंजर की विजय थी। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, आरपी त्रिपाठी ने शेर शाह के शासनकाल के विषय में अपनी पुस्तक में क्या लिखा है? तो आरपी त्रिपाठी ने शेर शाह के शासनकाल के विषय में अपनी पुस्तक में क्या लिखा भाई? कि उसका शासन एक व्यक्ति का वह निरंकुश शासन था। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शेर शाह के शासनकाल में प्रांत कई जिलों में बटा था जिसे कहा जाता था, तो उसको इक्ते में बटा था। लगभग 47 के अधिक आसपास इक्ते थे शेर शाह के शासनकाल में। तो ये कई प्रांत थे, उनको इक्ता या प्रांत कहा जाता था। तो प्रांत तो यहाँ पर है, कई प्रांत जो कई जिलों में बटते थे उन जिलों को इक्ता कहा जाता था। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई, सभी लोग देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अकबर को इस्लाम का शत्रु किसने कहा भाई? तो किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो अहमद यादगार महोदय ने कहा है। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, अकबर अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से लाहौर कब लाया? तो फतेहपुर सीकरी से जो अकबर जो है लाहौर लाया था 1585 में लाया था। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, ऐसा किसने कहा था? तो आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, ऐसा राल्फ फिच ने कहा था। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, अबुल फजल ने किस मुगल बादशाह में अरस्तु द्वारा उल्लिखित 4 तत्वों आग, हवा, पानी और भूमि का समादेश माना? तो अबुल फजल ने किस मुगल बादशाह में अरस्तु द्वारा उल्लिखित 4 तलों, खास करके अग्नि और हवा, पानी, भूमि, इन सभी का समादेश माना? तो शासक था अकबर। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर किसे सेखो बाबा के नाम से पुकारता था? तो उनका लड़का था अकबर का सलीम, उसी को एक प्रकार सेखो बाबा, जो कि सेखो बाबा क्या जो है उन्हीं के सलीम के नाम से ही एक प्रकार से शेख जो उनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया थे कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कोई चिश्ती थे, सलीम चिश्ती या कुछ थे ऐसे, उन्हीं के नाम पर इनका नाम भी रखा गया था और इसीलिए उनको सेखो बाबा बोलते थे, चूँकि उन्हीं बाबा के उन्हीं बाबा के एक प्रकार से आशीर्वाद से पैदा हुए थे सलीम। तो ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जहांगीर, और जहांगीर का ही नाम सलीम था, तो उसने सलीम ने किससे अबुल फजल को हत्या करवाई थी? तो सलीम ने अबुल फजल की हत्या करवा दी, जो कि अकबर का एक बढ़िया विश्वास पात्र लेखक था। तो जहांगीर ने उसकी हत्या करवा दी थी, तो किससे करवा दी थी? वीर सिंह देव ने करी थी हत्या, और सलीम के कहने पर। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, जहांगीर का राज्याभिषेक 13 नवंबर 1605 को नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर यादशाह गाजी की उपाधि के साथ कहाँ पर किया गया था? तो ये आगरा में ही किया गया था। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, जहांगीर ने किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में फांसी दे दिया था? तो किसको फांसी दे दिया गया था भाई? जहांगीर ने खास करके गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया था। सिख गुरु को खास करके गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता करने के आरोप में फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो खुसरो ऑप्शन नंबर हरि, गुरु अर्जुन देव ऑप्शन नंबर गा। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो जहांगीर ने ही न्याय की जंजीर लगवाई थी। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, जहांगीर की पत्नी नूरजहां के द्वारा निर्मित नूरजहां गुट का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? इनमें से देखिए, असमत बेगम थी नूरजहां गुट के सदस्य, एतमाउद्दौला भी थे, आसफ खां भी थे, महावत खां नहीं था। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, जहांगीर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामरिक सफलता निम्न में से कौन थी? बातचीत ना करें बिल्कुल भी नहीं, कल मैंने ब्लॉक किया है 5-6 लोगों को।
आप लोग भी ब्लॉक हो जाएंगे अगर बातचीत करेंगे लगातार। तो किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं करनी है, आराम से पढ़ाई करनी है। और आप लोगों के चक्कर में पढ़ाई वाले बच्चे जो होते डिस्टर्ब होते, लगातार हमारे पास एसएमएस आते हैं कि सर जी क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, बातचीत करते हैं। मैंने बहुत दिनों तक इग्नोर किया आप लोगों को कि चलिए बच्चे हैं, सुधर जाएंगे, लेकिन आप लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, नहीं तो फिर मजबूरन मुझे एक बटन दबानी पड़ेगी और आप ब्लॉक हो जाओगे, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। पढ़ाई कर लीजिए जब तक पढ़ाई करवा रहा हूँ, बाद में जो करना होगा करते रहिएगा। आप लोग आपस में क्या करें, आप लोग अगर बात ही करनी है तो आप अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इस सभी पर जा कर के बात करें। लेकिन यहाँ पर बात करने का क्या मतलब होता है, आकर के दिखाते हैं पूरे जवार को, पूरे एरिया को, पूरी दुनिया को कि हम प्यार करते हैं। फर्जी में ये है वो है, दुनिया भर का। कमेंट सेक्शन में मैं डेली एक प्रकार से कभी कभी जब देखता हूँ, बड़ी मुझे ग्लानि होती है कि मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो कुछ ऐसे बच्चे जो केवल बात ही करते रहते क्लास में बैठ करके। क्या पढ़ते हो यार? आप लोगों के चक्कर में जो हमारे पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ होते हैं वो भी परेशान रहते हैं। चले, जहांगीर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामरिक सफलता निम्न में से कौन सी थी भाई? अहमदनगर की विजय, या बीजापुर की विजय, या मेवाड़ पर विजय, या फिर ये सभी? तो जहांगीर की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामरिक सफलता है वो इन सभी विजयों को लेकर के, ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? ये लोग जहांगीर के दरबार में आए थे, ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए अगला प्रश्न है, शाहजहां का आगरा में अबुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन साहिबे किरान द्वितीय शाहजहां बादशाह गाजी इतनी लंबी उपाधि से कब राज्याभिषेक किया था शाहजहां ने? तो शाहजहां का आगरा में अबुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन साहिबे किरान द्वितीय शाहजहां बादशाह गाजी की उपाधि जो धारण करी थी वो फरवरी महीने में 1627 ईस्वी में आगरा में धारण करी थी। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, खुर्रम की किस सफलता से खुश होकर के जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी? तो किस सफलता से खुश होकर के की थी भाई? खुर्रम की किस सफलता से खुश होकर के? तो उसकी खासकर कंधार पर जो विजय प्राप्त करा था, सफल अभियान हो गया था उसका, उसी कारण से। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अकबर के समय भूमि कर निर्धारित करने की प्रणाली प्रचलित थी, बताएं। जब्ती, जल्ला बख्शी, नसक या कनकूद, या फिर ये सभी? तो अकबर के समय में भूमि कर निर्धारित करने की सारी प्रथाएं प्रचलित थी, मतलब भूमि कर के निर्धारित करने वाली प्रणाली, ये सभी प्रणालियाँ। अगला प्रश्न है, जहांगीर का दक्षिण अभियान विफल होने का प्रमुख कारण क्या था? तो जहांगीर का दक्षिण अभियान विफल होने का जो प्रमुख कारण था वो मलिक राजू था। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था का पुनर्गठन करने वाला था, बताएं। टोडरमल जो था वो अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था का पुनर्गठन करने वाला व्यक्ति है टोडरमल। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में प्रमुख विद्वान एवं इतिहासकार कौन था? तो अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में से जो सबसे प्रमुख विद्वान था और इतिहासकार था, खास करके प्रमुख विद्वान और इतिहासकार में नाम आता है अबुल फजल का। अबुल फजल एक इतिहासकार भी था, बाकी विद्वान तो बीरबल थे ही सबसे ज़्यादा, बुद्धिमान भी बीरबल ही थे, लेकिन जो इतिहासकार की बात यहाँ पर की गई है तो अबुल फजल इतिहासकार था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, बताएं। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, कहाँ पर भाई? तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये जो मुगल काल है ये पेपर 2 में आपको पढ़ना है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। पेपर 1 में आपको पढ़ना है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी विश्वविद्यालय में केवल एक ही पेपर में दोनों को समाहित कर दिया जाता है, तो इसीलिए हमने एक ही पेपर में दोनों चीज़ों को बताने का प्रयास किया ताकि आप लोगों का भी भला हो सके और बाकी जो हमारे अगले छात्र छात्र हैं अलग अलग विश्वविद्यालय के, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था भाई? पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1556 में, हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, प्रथम राजपूत शासक जिसने स्वेच्छापूर्वक अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था वो कौन था भाई? तो स्वेच्छापूर्वक अकबर की जो अधीनता है उसको स्वीकार करने वाला जो शासक था वो था आमेर नरेश भारमल थे। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था भाई? तो हल्दी घाटी का जो है प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, कब हुआ था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध जो हुआ था वो हुआ था भाई कब? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, गुजरात पर किया गया द्वितीय आक्रमण मात्र अकबर के ही नहीं वरन विश्व के 47 के इतिहास में बहुत ही माना जाता है। मतलब विश्व इतिहास में, खास करके विश्व के इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है गुजरात पर किया गया द्वितीय आक्रमण, मात्र अकबर के ही नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए। तो वो एक प्रकार से द्रुतगामी आक्रमण माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। देखें, अगला प्रश्न, किस शासक का शासनकाल सबसे कम था? बताएं। तो बताएं फटाफट से। रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद्दौला, जहांदार शाह या बहादुर शाह? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किस शासक का शासनकाल सबसे कम था इनमें से? तो किसका था भैया? किस शासक का शासनकाल सबसे कम था? तो किसका था? तो जो रफ़ी उद दरजात हैं इनका शासनकाल सबसे कम था। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो दूसरा जो सबसे कम शासनकाल था वो था रफ़ी उद दौला का। सबसे कम शासन इसका रहा है रफ़ी उद दरजात का, और फिर उसके बाद में रफ़ी उद दौला का रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसने धारण करी थी? तो शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करने वाले जो शासक हैं वो है रफ़ी उद दौला, और दूसरा सबसे कम शासन रहने वाला मुग़ल सल्तनत में रफ़ी उद दौला ही है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, सैयद बंधुओं का अंत में मतलब अंत किसके समय में हुआ था? सैयद बंधुओं का जो अंत हुआ था वो मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। मुग़ल बादशाह थे मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय शासक कौन था? बताएं। आलमगीर सेकंड, अहमद शाह, या शाह आलम द्वितीय, या शाह आलम तृतीय? तो अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय जो शासक था आलमगीर सेकंड था। ऑप्शन नंबर का में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अली गौहर किसका नाम था? अली गौहर जो है शाह आलम द्वितीय का ही नाम था। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुग़ल शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो दी थी वो अकबर सेकंड ने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। ऑप्शन नंबर का में दिया अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय वही हैं जो कि सती प्रथा वगैरह के अंत करने के लिए ज़्यादा तत्पर रहे और समाज सुधारक रहे राजा राम मोहन राय। तो मुग़ल शासक अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, मुग़लों के सिक्के किसके समय में बंद हुए थे? बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह द्वितीय, मोहम्मद शाह, या अकबर द्वितीय? तो मुग़लों के जो सिक्के थे वो बंद हुए थे किसके शासनकाल में भैया? अकबर सेकंड के शासनकाल में मुग़लों के जो सिक्के थे खास करके वो बंद हुए थे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, करनाल का युद्ध कब हुआ? करनाल का युद्ध कब हुआ था भैया? करनाल का युद्ध हुआ था नादिर शाह के बीच में। फारसी शासक था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था। मोहम्मद शाह जो था मुग़ल शासक था उस समय, और नादिर शाह फारसी शासक था। फारसी शासक नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में युद्ध हुआ था करनाल का युद्ध, जिसमें मोहम्मद शाह हार गया था और जीता था नादिर शाह। 24 फरवरी को हुआ था ये 1739 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 24 फरवरी 1739। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसके अनुसार मुग़ल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी? बताएं। तो सैनिक अदक्षता सर यदुनाथ सरकार ऐसा कहते हैं। सॉरी, एक मिनट, क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है कि किसके अनुसार मुग़ल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी? विलियम आर्बिन ऐसा मानते हैं कि मुग़ल साम्राज्य का पतन इसलिए हुआ चूँकि सैनिक अदक्षता हो गई
और इसी कारण से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। विलियम अर्बिन ऐसा स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है भैया? सर यदुनाथ ही है। ऑप्शन नंबर इसका यदुनाथ सरकार, ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक सर यदुनाथ हैं। इंपॉर्टेंट पुस्तक है और परीक्षा में प्रश्न 2022 में भी आया है। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण जो था, अयोग्य उत्तराधिकारी हो गए थे और इसी कारण से इसका पतन हुआ। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा, ज़्यादा बेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो अहमद शाह अब्दाली जो पानीपत के तृतीय युद्ध में आया था 1761 में, आप देखते हैं वो खास करके धन को लूटने के चक्कर में आता है। धन को लूटना इसका प्रमुख उद्देश्य था आक्रमण का। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस संधि से छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार दिया था? बताएं, किस संधि के द्वारा छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार दिया था? बेसिन की संधि, सालबाई की संधि, पुरंदर की संधि या संगोला की संधि? तो किस संधि से छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार दिया था भैया? तो थी संगोला की संधि। ऑप्शन नंबर घ में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। मराठा शक्ति के उत्थान के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, शिवाजी की सैनिक कुशलता, या धार्मिक कारण, या विदेशी शक्तियों का आगमन? तो मराठा शक्ति के उत्थान के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था, ये पूछा गया है। तो कौन सा उत्तरदायी नहीं कारण था? बताएं। तो विदेशी शक्तियों का आगमन जो है ये एक उत्तरदायी कारण नहीं था। बाकी शिवाजी की सैनिक कुशलता, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति और धार्मिक कारण, ये सब ऐसे कारण है जो कि मराठा शक्ति के उत्थान के लिए एक प्रकार से इम्पोर्टेंट है। बाकी विदेशी शक्तियों का आगमन ये कोई नहीं था। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में किस शक्ति का उदय हुआ? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में किस शक्ति का उदय हुआ था भैया? अंग्रेजों की शक्ति का उदय हुआ। पानीपत के तृतीय विश्व युद्ध के बाद में आपको पता होगा 1761। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिवाजी का प्रशासन था निरंकुश शासन प्रशासन, निरंकुश लोक हितकारी, सैन्य प्रधान या निरंकुश राजतंत्र? बताएं। तो निरंकुश राजतंत्र का शासन था शिवाजी का प्रशासन। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? तो प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इसकी समाप्ति सालबाई की संधि के द्वारा संपन्न हुई थी, मतलब खत्म हुआ था ये युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, शिवाजी की मृत्यु तथा राज्याभिषेक कहाँ हुआ? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शिवाजी की मृत्यु तथा राज्याभिषेक जो हुआ था वो रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथ क्या है? तो चौथ जो था ये मराठों द्वारा लिया जाने वाला एक कर था। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर, चूँकि मराठा जिन राजाओं की रक्षा करते थे वो लोग चौथ रूपी कर देते थे कि ताकि उनकी रक्षा करें। सैनिक खर्चे कहाँ से निकलते थे? इसी से निकलते थे, चौथ वगैरह से। अगला प्रश्न देखिएगा, भोंसले कहाँ के शासक थे भैया? ग्वालियर के, नागपुर के, इंदौर के या बड़ौदा के? तो भोंसले जो था ये नागपुर का शासक था। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बरगीर कौन थे? बरगीर जो थे वो कौन थे भाई? बरगीर जो थे वो मराठा घुड़सवार थे। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मराठा राजाओं ने बताएं मुसलमानों के साथ कभी संधि नहीं की थी? बिल्कुल करी संधि। हमेशा आपस में लड़ाई की? बिल्कुल, मराठा राजाओं ने हमेशा आपस में लड़ाई ही करी और यही कारण है कि एक प्रकार से अंग्रेज़ों ने विजय प्राप्त करी या अंग्रेज़ों ने एक प्रकार से भारत को गुलाम बनाया। और भी अच्छा, मराठा, राजपूत या एक प्रकार से सभी लोग जो भारतीय शासक थे वो आपस में ही लड़ा करते थे और उसी का फ़ायदा अंग्रेज़ लोग भी उठाए। जितनी भी बाहरी शक्तियाँ आई, चाहे मुगल सत्ता हुई या एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत के जो तुर्क हुए, ये सब जो है कहीं ना कहीं पे ये मराठाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब आपस में लड़ते थे इसी कारण से। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा इसका। ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शिवाजी ने क्या किया? जागीर प्रथा का अंत किया, जमींदारों के द्वारा भू राजस्व का संग्रह किया, या अपनी सेना में यूरोपीय की नियुक्ति करी, या पुर्तगालियों से कोई संबंध नहीं रखा?
तो शिवाजी ने जागीर प्रथा का अंत किया। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप लोग समझ रहे हैं तीव्र गति से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए? बताएं। पंढरपुर की संधि, पुरंदर की संधि, बामीन की संधि या फिर सालबाई की संधि? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, बताएं। प्रश्न क्या पूछा गया भाई? प्रश्न पूछा गया है कि किस संधि के द्वारा, निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे जो थे, मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर देखिएगा, थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा इसको। इसके बारे में मैंने नहीं सर्च किया है अभी, तो थोड़ा सा ये प्रश्न अभी थोड़ा के लिए रखिए, बाकी इसके बारे में आप बताने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, और बाकी मैं भी लास्ट में हो सकेगा तो मैं बता दूंगा आपको। अगला प्रश्न है, ताराबाई किसकी पत्नी थी भाई? ताराबाई जो थी ये शिवाजी के सेनापति थे हबीर राव, उन्हीं की पुत्री थी। जो है क्या नाम था इनका? ताराबाई, और राजा राम की पत्नी थी। किसकी? राजा राम की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर गा में करेक्ट, मतलब गा है करेक्ट आंसर इसका। राजा राम के साथ इनका विवाह हुआ था। दूसरी पत्नी थी राजा राम की ताराबाई। शिवाजी के सेनापति थे हबीर राव, उन्हीं की पुत्री थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, शिवाजी ने छुरा मारकर किसकी हत्या कर दी थी भाई? तो शिवाजी ने छुरा मार करके अफजल खान की हत्या करी थी। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डी बोने आर्मी जनरल प्रमुख सेना अध्यक्ष था? बताएं। डी बोने आर्मी जनरल प्रमुख सेना अध्यक्ष था तो महादजी सिंधिया का। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति कौन था? मतलब मराठा सेना का सेनापति कौन था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का जो सेनापति था वो कौन था भैया? सदाशिवराव भाऊ थे। 14 जनवरी 1761 को खास करके आप देखिएगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में खास करके पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। ओके, तो उस समय पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था भाई? तो उस समय सेना का जो सेनापति था सदाशिवराव भाऊ थे। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसी अंग्रेज ने किसके बारे में कहा था कि मराठों का अंतिम बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रशासन था? नाना फडणवीस का। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं के विरुद्ध अवध के शासक शुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग दिया था? अहमद शाह अब्दाली जो आया था, आप मूवी देखे होंगे, अहमद शाह अब्दाली का रोल निभाते हैं संजय दत्त, और एक प्रकार से इनका रोल निभाते पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की तरफ से एक व्यक्ति आते हैं, उनका रोल निभाते हैं। क्या नाम है उनका? सदाशिवराव भाऊ का, अरे क्या नाम है उनका यार, अर्जुन कपूर उनका रोल निभाते हैं। ठीक है, आपने मूवी देखी होगी। ठीक है, पानीपत मूवी बनी हुई, तो पानीपत मूवी देखेंगे तो उसमें पानीपत के तृतीय युद्ध के मतलब उसी युद्ध के बारे में बताएगा, पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछा गया है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक शुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली का सहयोग किया था? अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए ही उसने ऐसा किया था। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी कारण से आपको पता होगा कि हार जाते थोड़ा सा, अहमद शाह अब्दाली हारा नहीं आता है, एक प्रकार से उनको मार नहीं पाते अहमद शाह अब्दाली। कुछ लोग वहाँ के जो हैं, खास करके जब क्षेत्रीय लोगों से बातचीत हुई तो लोगों ने बताया कि वो मारे नहीं गए थे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन मुस्लिम सेनानी मराठों की ओर से युद्ध में मारा गया था? बताएं, कौन मारा गया था भाई? पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन मुस्लिम सेनानी मराठों की ओर से युद्ध में मारा गया था? इब्राहिम गारदी मारा गया था। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिवाजी ने शाइस्ता खां को हराया था, तो कब हराया था भैया? शाइस्ता खां को 1663 में हराया था।
ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट से भेंट करने के लिए शिवाजी निम्न में से किस स्थान पर गए थे? तो शिवाजी जो है कहाँ पर गए थे भाई? आगरा में गए थे। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे, प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे एवं खाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला ताजमहल का वास्तुकार कौन था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ताजमहल का जो वास्तुकार था वो कौन था भैया? उस्ताद अहमद लाहौरी। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग की स्थापना करी थी? फटाफट से आप बताएंगे। तो किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग की स्थापना करी थी? तो कौन थे भाई? अकबर थे। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर ने ही ऐसा किया था। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल में राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश था, बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुगल काल में राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन था भाई? तो मुगल काल में राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश जो था वो कौन था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। फटाफट से आप बताइएगा। मुगल काल में राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन था? तो बादशाह होते थे। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रूप चित्र का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ था? तो रूप चित्र का जो निर्माण था ये अकबर के शासनकाल में ही शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। प्रश्न है, मुगल काल का कौन सा चित्रकार चित्रकारी के सभी क्षेत्रों, रेखांकन, रंगों का प्रयोग, छवि चित्रकारी एवं भू दृश्यों के चित्रण में कुशल था? बताएं। वसावन, मनोहर, दसवंत या जो है बिशन-दास? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? बताइए सभी लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या है, मुगल काल का कौन सा चित्रकार चित्रकारी के सभी क्षेत्रों, रेखांकन, रंगों का प्रयोग, छवि चित्रकारी एवं भूदृश्यों के चित्रण में कुशल था? तो कौन था भाई? वो था मनोहर। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने समय के किस संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायक को काष्ठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान करी थी? तो काष्ठाभार वर्ण बाड़ी की उपाधि, भरण बाड़ी की जो उपाधि, वाणी विलास की जो उपाधि प्रदान की थी वो तानसेन को करी थी। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शाहजहां ने संगीत से जुड़े किस व्यक्ति को गुड़ समुंदर की उपाधि दी थी? तो गुड़ समुंदर की उपाधि दी थी किसको भाई? बताइएगा किसको दी थी? बिलास खां, छतर खां, शौकी या लाल खां? तो लाल खां को खास करके गुड़ समुंदर की उपाधि दी थी शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, औरंगजेब के समय में संगीत की पुस्तक मान कुतूहल का अनुवाद किसने राग दर्पण नाम से औरंगजेब को सौंपा था? तो ऐसा करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है फ़कीरुल्लाह। ऑप्शन नंबर घा में दिए फ़कीरुल्लाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अकबर के समय में लिखे गए फारसी एवं संस्कृत भाषा के कोश फारसी प्रकाश की रचना किसने लिखी थी? पंडित जगन्नाथ, पदम शंकर, नरहरि या मुकुंद राम? प्रश्न है कि अकबर के समय में लिखे गए फारसी एवं संस्कृत के कोश फारसी प्रकाश की रचना किसने की थी? तो पदम शंकर ने करी थी फारसी कोश की रचना। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फारसी और संस्कृत भाषा के डिक्शनरी को लिखा था पदम शंकर ने, उसी को कोश कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुगल शासन में गुप्तचर एवं संवाद वाहन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। खान ए समा, काजी उल कुजाल या दरोगा ए डाक चौकी या प्रधानमंत्री? तो मुगल शासन में गुप्तचर और संवाद वाहन का सर्वोच्च अधिकारी जो था उसको दरोगा ए डाक चौकी कहते थे। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है भाई? सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, मजमा ए अलौवरीन यानी दो महासागरों का मिलन, ये रचना किसकी भाई? ये रचना है दारा सिकोह की। किसकी है? दारा सिकोह की रचना। ऑप्शन नंबर खा में दारा सिकोह दिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
देखिए गा में दिए हैं, यहाँ पर खा गलती से लिख गया है, गा यहाँ पर कर लीजिएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, मुगल शासन व्यवस्था में सूबे की सेना की देखभाल करने वाला था बख्शी, कोतवाल, सूबेदार या फौजदार। तो मुगल शासन व्यवस्था में सूबे की सेना की देखभाल जो करता था वो बख्शी लोग हुआ करते थे, मतलब बख्शी किया करते थे, उनका नाम बख्शी, मतलब उस पोस्ट की नाम बख्शी थी। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है, मुगल काल में किस भाषा को रेखता भी कहा गया है। तो फारसी को, संस्कृत को, तुर्की को या उर्दू को। तो मुगल काल में उर्दू को रेखता कहा जाता था। ऑप्शन नंबर खा में दिया है उर्दू, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मुगल शासन व्यवस्था में सेना विभाग का प्रधान होता था रुद्र, उस रुद्र, मीर बख्शी या मुहतसिब या फिर मीर ए आतिश। तो मुगल शासन व्यवस्था में सेना विभाग का जो प्रधान होता था वो मीर बख्शी हुआ करता था। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, एक बार वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, करोड़ी नामक नए अधिकारी की नियुक्ति किस मुगल शासक ने की थी। अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने। बताएं सभी लोग, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। मुगल काल में प्रश्न क्या है, करोड़ी नामक नए अधिकारी की नियुक्ति किस मुगल शासक ने की थी। तो करोड़ी नामक नए अधिकारी की नियुक्ति करने वाले जो शासक थे वो है अकबर। ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं अकबर, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य विभाजित था सरकार, नगला, परगना, दस्तूर, मौदा में। किस में था भाई, बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरकार, फिर परगना, फिर दस्तूर, फिर मौदा, फिर नगला। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में वकील ए मुतलक होता था सेना विभाग का प्रधान, न्याय विभाग का प्रधान या डाक विभाग का प्रधान या प्रधानमंत्री होता था। तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में वकील ए मुतलक जो था ये प्रधानमंत्री हुआ करता था, वकील ए मुतलक। ओके, ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अकबर की जाति एवं आईने दहसाला प्रणाली का जन्मदाता टोडरमल अकबर से पूर्व किस शासक के अधीन कार्यरत था। तो अकबर से पहले टोडरमल जो था वो शेर शाह के शासनकाल में उसके अधीन था, शेर शाह के। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, दक्षिण में आईने दहसाला और जास्ती प्रणाली की शुरुआत जहांगीर के समय में किसने करी थी। टोडरमल ने, मुर्शिद कुली खान ने, महाबत खान ने, खुर्रम ने। तो किसने करी थी भैया, मुर्शिद कुली खान ने करी थी दक्षिण में आईने दहसाला और जास्ती प्रणाली की शुरुआत। ऑप्शन नंबर खा में दिए मुर्शिद कुली खान। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखेंगे, मुस्लिम शासन के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था। एकमात्र हिंदू कौन था भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो वो था हेमू। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया था। तो आना सिक्के का जो प्रचलन था वो शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने शराब और भांग पर प्रतिबंध लगाया। तो शराब और भांग पर प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब ने। ये शराब और भांग वगैरह नहीं खाता था, शराब नहीं पीता था। बाकी अधिकतर मुगल शासक जो थे वो पिया करते थे, ठीक है, जबकि औरंगजेब जो था वो नहीं पीता था और इसके दरबारी जो थे वो पिया करते थे, इसीलिए इसने शराब और भांग पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और आपको बता दूं कि और भी तमाम सारे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में आते रहते हैं मुगल काल को लेकर के, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न पूछा था कि भाई चिश्ती संप्रदाय की स्थापना कब हुई है। तो 1192 के बाद में आप देखते हैं, उसी में 1192 में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना होती है। ओके, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये चिश्ती संप्रदाय के प्रणेता थे। कादरी संप्रदाय के प्रणेता तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो थे वो कादरी संप्रदाय के प्रणेता थे। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। देखिए प्रश्न अगला है आपका, सत्तारा संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी भाई। तो सत्तारा संप्रदाय की स्थापना जो हुई थी 1415 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सत्तारा संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। अब्दुल सत्तार ने, मोइनुद्दीन चिश्ती ने या शेख शिहाबुद्दीन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो सत्तारा संप्रदाय की स्थापना जो करी थी अब्दुल सत्तार ने करी थी, इसीलिए इसको सत्तारा संप्रदाय भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे रामानुजाचार्य, रामानंद, नामदेव या गुरु नानक। तो उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता रामानंद थे, जबकि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता पूछे तो रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रणेता रामानुजाचार्य और दक्षिण भारत से ही एक प्रकार से भक्ति जो है वो प्रचलित हुई है। ओके, ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत से रामानुजाचार्य और वैसे रामानुजाचार्य, बाकी अगर उत्तर भारत पूछे तो रामानंद। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन थे? रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन दक्षिण भारत से संबंध रखते थे? निम्बार्काचार्य, नानक, कबीर या फिर चैतन्य महाप्रभु। दक्षिण भारत से रिलेटेड है निम्बार्काचार्य। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, वल्लभाचार्य का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? अच्छा, वल्लभाचार्य जो थे ये सूरदास के शिष्य थे, मतलब सूरदास इनके शिष्य थे। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। कृष्ण भक्ति परंपरा से जुड़े रहे, कृष्ण भक्ति को एक प्रकार से मतलब भगवान श्री कृष्ण को भगवान मान करके उनकी पूजा आराधना किया करते थे वल्लभाचार्य। और इनका जन्म जो हुआ था खास करके चंपारण में हुआ था। कांकरवाड़ गांव पड़ता है चंपारण में, उसी गांव में हुआ था। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में पड़ता है ये चंपारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें छत्तीसगढ़ दिया नहीं, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की जगह पर आप छत्तीसगढ़ कर सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के कारण क्या थे? अभ्युदय की खोज, हिंदू धर्म के दोष, समन्वय की भावना। देखिए, भक्ति आंदोलन के कारण इसीलिए था अभ्युदय की खोज के लिए, हिंदू धर्म में जो दोष थे उन दोषों को खत्म करने के लिए, समन्वय की भावना को दिखाने के लिए, सभी के लिए भक्ति आंदोलन का एक प्रकार से उदय होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका लगाएंगे डी ऑप्शन, उक्त सभी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या है? बाह्य आडंबरों का अभाव हुआ, जो आडंबर था उसमें कमी आई। मुसलमानों के अत्याचारों में भी कमी आई। उदारता और संचार की भावना जो है विकसित हुई। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्तों ने भक्ति के साधन बताए हैं। ज्ञान, प्रेम, उपासना। ज्ञान के माध्यम से भी भक्ति की जा सकती है, प्रेम के माध्यम से भी और उपासना के माध्यम से भी भक्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी माध्यमों से भक्ति होती है। यहाँ पर हैं दिया गया है और साधन पूछे गए हैं और उक्त सभी भी ऑप्शन दिया गया, तो ऑप्शन नंबर घा ही करेक्ट आंसर होता है लगभग। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के संस्थापक एवं जन्मदाता थे। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछे वक्ति आंदोलन के संस्थापक के जन्मदाता, तो आप हमेशा लगाएंगे रामानुजाचार्य, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आता ही रहता है। वहीं अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, भारत में सूफी आंदोलन का प्रवेश कब हुआ था? तो भारत में सूफी आंदोलन का जो प्रवेश हुआ है वो 12वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सूफी संप्रदाय है? चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, ये सब सूफी संप्रदाय ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्नों को आप लोगों ने जाना, समझा और परखा। आपको बता दूं कि जो पेपर होने वाले हैं खंड का, कि उसमें आपसे पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ बातें। दिल्ली सल्तनत से जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, उनके लिए आप थोड़ा सा तैयार हो जाइएगा। और 2022 वाले जो मॉडल पेपर हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें विस्तार से हमने हर एक चीज़ों के बारे में आपको बताया है। प्रश्न आपसे प्रश्न आपसे पूछा सकता है, चूँकि 2022 में प्रश्न पूछा गया था कि इल्तुतमिश के किस प्रतिद्वंदी ने सिंधु नदी में डूब करके आत्महत्या कर ली थी? तो नसीरुद्दीन कुबाचा जो था उसने ऐसा करा था। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, बताएं कि जो दिल्ली सल्तनत में जो पहली मुस्लिम शासिका थी वो कौन थी? तो आप सभी को पता होगा, रजिया सुल्तान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रजिया जो सुल्तान जो थी वो पहली मुस्लिम शासिका थी। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और रजिया द्वारा गैर तुर्कों को अधिक महत्व भी दिया गया और इसी कारण से रजिया सुल्तान का पतन हुआ, ये बात भी आप लोग जानते हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछता है, प्रश्न ऐसे पूछेगा कि मध्यकालीन दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन ए में आपको देगा शाह तुर्कान, ऑप्शन बी में देगा चांद बीबी, ऑप्शन सी में देगा रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी में देगा नूरजहां। तो आप लगाएंगे मध्यकालीन हिंदी की प्रथम महिला शासिका जो थी वो थी रजिया सुल्तान। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें? तो रजिया सुल्तान जो हैं एक प्रकार से प्रथम मुस्लिम शासिका है मध्यकाल में दिल्ली में शासन करने वाली। ओके, अच्छा, तुगलक वंश के संस्थापक कौन है भाई? तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन पूछा 2022 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपकी बार भी अगर प्रश्न पूछे तो आप आसानी से कर पाएँ। ठीक है, तो बताएं दिल्ली सल्तनत मतलब कि दिल्ली का जो तुगलक वंश है, देखिए दिल्ली में 5 वंश है कुल मिलाकर के।
तुगलक वंश, पहले गुलाम वंश आता है, गुलाम वंश, ठीक है, इल्तुतमिश के शासनकाल में प्रारंभ होता है, इल्तुतमिश हो गया। वैसे मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक से ही प्रारंभ हो जाता है 1206 ईस्वी में, ठीक है। 1210 में उसकी मृत्यु होती है, फिर उसके बाद में आराम सा बैठता है। फिर ये आता है कुल मिला करके इल्तुतमिश, फिर वहाँ से वास्तविक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, या फिर गुलाम वंश का इल्तुतमिश, लेकिन वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की खासियत के बाद कि कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया था, बड़ा फेमस व्यक्ति भी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो प्रश्न आपसे ये बनता है कि देखिए 5 जो वंश हैं, सबसे पहला गुलाम वंश, फिर उसके बाद में आप देखते हैं और भी तमाम सारे वंश आते हैं। गुलाम वंश हो गया, और उसके बाद में जो है लोधी में गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है, फिर सैयद वंश, तुगलक वंश, फिर लोधी वंश। तो ये 5 वंश जो हैं ये दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाले हैं। फिर उसके अंदर लोधी वंश में आक्रमण होता है 1526 में, बाबर आता है, ठीक है, बाबर आक्रमण करता है, फिर लोधी इब्राहिम लोधी को पराजित करता है, अंतिम शासक होते हैं लोधी वंश के, ठीक है। और उसके बाद में फिर मुगल वंश की स्थापना होती है। तो मुगल वंश यानी दिल्ली सल्तनत को पढ़ना है पेपर 1 में, पेपर 2 में आपको पढ़ना है, ठीक है, मुगल शासनकाल के बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में। तो इस प्रकार से चाहे आपसे दिल्ली सल्तनत से प्रश्न पूछेगा तो भी आप बता पाएंगे, और मुगल वंश से पूछेगा तो भी आप बता पाएंगे। हमने आपको बता दिया था। तुगलकाबाद की नींव किसने रखी थी भाई? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की नींव रख दी थी। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, बाकी तो मैं ऑलरेडी आपको तमाम सारे प्रश्नों के बारे में बता भी दिया है। अच्छा, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2022 में प्रश्न भी पूछा गया था कि मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा और जाना, ठीक है। अच्छा, पूरब का सिराज किस राज्य को कहा गया है दिल्ली सल्तनत में? या सिराजे हिंद, सिराजे हिंद जौनपुर को कहा जाता था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 2022 में प्रश्न पूछा गया, इसीलिए हमने इन सभी प्रश्नों को बता दिया जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। इकोनॉमिक्स का 104 और 105 जो पेपर होता है DDU में, उसके लिए एक ही वीडियो आप देख लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र वाला। इसमें दोनों पेपर से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि मेरे द्वारा बताएगा मॉडल पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला करके बताया जाता है। तो आप लोग एक ही वीडियो देखेंगे, पेपर 1 भी तैयार होगा, पेपर 2 भी तैयार होगा। तो आप जा करके तुरंत देख लीजिएगा अगर पेपर 2 अगर आपका नहीं तैयार है। बाकी पेपर जैसे ही होता है आप लोग हमारे पास इकोनॉमिक्स का पेपर सेंड कर दीजिएगा, और जो है इसका भी सेंड कर दीजिएगा, मतलब ये हिस्ट्री वाला भी। हमारा नंबर है 9161 93 60 62। जैसे ही पेपर होगा आप लोग इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा पेपर, ठीक है, साफ साफ फोटो खींच करके। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।